कहानी एक प्रतिभाशाली और जुनूनी कोरियाई डिजाइनर उमेई से शुरू होती है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। वो यहाँ अपना प्रोजेक्ट पेश करने आई है, लेकिन तारीफ के बजाय जज उसकी कला का मजाक उड़ाते हैं और उसकी रचनात्मकता को खारिज कर देते हैं। अपमानित और गुस्से में मेरी भड़क जाती है। दफा हो जाओ, मुझे तुम जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना, वो चिल्लाती है और गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है। उसका सहकर्मी सांग तुरंत फोन करता है और उसे प्यार से डांटता है, तुम हमेशा इस तरह अपना आपा क्यों खो देती हो। ऑफिस में हर कोई मिरी को जानता है, वो अपने काम में माहिर है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत तेज है। फिर भी वो टीम के सबसे पसंदीदा लोगों में से एक है। काम के बाद मेरी अपनी शादी की अंगूठी लेने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर जाती है। वो अपने मंगेतर किम वुजू को फोन करती है और उसे मिलने के लिए कहती है। कृपया आ जाओ, वो धीरे से कहती है, लेकिन वुजू वहां नहीं है जहां वो सोच रही है। एक होटल के कमरे में वो दूसरी महिला के साथ रोमांस कर रहा है। उस पल में सच्चाई साफ हो जाती है, वो धोखेबाज है। वो मिरी के फोन को नजरअंदाज करता है और नाटक करता है कि वो एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में है। बाद में हम देखते हैं कि मिरी अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही है, वही घर जिसमें उसने और वुजू ने शादी के बाद रहने की योजना बनाई थी। शिफ्टिंग के दौरान उसकी माँ का फोन आता है, तुमने अपनी शादी रजिस्टर भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। हमारे परिवार में हम शादियां ठीक से मनाते हैं। मिरी ने कोर्ट मैरिज की थी जो उसकी माँ को निराशाजनक लगती है। तुम्हें अभी भी एक असली समारोह करने की जरूरत है, वो जोर देती है, लेकिन मिरी के पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। माँ, मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं ठीक हूँ, वो कहती है। उसकी माँ जवाब देती है, अपने पति से पूछो, वो एक अमीर परिवार से है ना। मिरी झूठ बोलती है, मैं पहले ही हमारे नए घर में आ गई हूँ, मैं अब से यहीं रहूंगी। उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है और चेतावनी देती है कि वो अपने पति के पैसे बर्बाद ना करे। तभी कुछ अजीब होता है। मिरी का पैर फर्श पर पड़ी एक बाली पर पड़ता है। वो उसे उठाती है, उलझन में। बिस्तर पर उसे बालों का एक लंबा गुच्छा दिखता है जो उसका नहीं है। उसका दिल बैठ जाता है, यहाँ कोई था। अगले दिन वो एक कैफे में वुजू से मिलती है। वो उसे कुछ शूट की तस्वीरें दिखाता है। क्या ये इंस्टाग्राम के लिए बेहतरीन नहीं है, वो कहता है। मेरी पूछने से पहले एक पल के लिए चुप रहती है। वो लड़की कौन है जो तुम्हारी सभी तस्वीरों को लाइक और कमेंट करती रहती है। वुजू हकलाता है, वो एक सहकर्मी है। वाकई? मेरी उसे घूरती है, क्या तुम दोनों ने उस बिस्तर पर कुछ किया था। वो सुन्न हो जाता है। वो टेबल पर बाली रख देती है, फिर उसे उस लड़की की इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाती है जिसमें उसने बिल्कुल वैसी ही बाली पहनी हुई है। वुजू का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है, मैं बस उसे हमारा नया घर दिखाने के लिए घर ले गया था, शायद उसने पिछले हफ्ते इसे गिरा दिया होगा। मेरी बीच में टोकती है, तुमने कहा था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर थे, लेकिन तुम दोनों ने एक ही रिजॉर्ट, एक ही कमरे से तस्वीरें पोस्ट की। सच्चाई सामने आ जाती है, वुजू ने झूठ बोला था। वो उस महिला के साथ गुप्त रोमांटिक ट्रिप पर गया था। तुम कितने झूठ बोलोगे, वो चिल्लाती है। आखिरकार वुजू स्वीकार कर लेता है, मैं उसके साथ सोया क्योंकि मैं तनाव में था। मुझे ये शादी नहीं चाहिए, दबाव बहुत ज्यादा है। वो खुद को मारने लगता है, रोता है और उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी पल उसके फोन पर उसी महिला का एक और मैसेज आता है, जल्दी वापस आओ, चलो फिर से साथ सोते हैं। गुस्से में मेरी फोन छीनने की कोशिश करती है। वुजू घबरा जाता है, उसे नीचे फेंक देता है और सबूत मिटाने के लिए उसे लात मारना शुरू कर देता है। जब मेरी उसे रोकती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। गहरी सांस लेते हुए वुजू बड़बड़ाता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इस तरह मजबूर मत करो। मिरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। हम 5 साल से साथ हैं, तुम हर साल मेरा जन्मदिन भूल गए, तुम हमारी शादी के दिन भी नहीं आए, तुमने बाद में बिना कुछ कहे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरा हो गया, मुझे तलाक चाहिए। वो उसके चेहरे पर कॉफी फेंकती है और कांपते हुए चली जाती है। बहुत दूर किम नाम का एक दूसरा आदमी दिखाई देता है, वो नहीं जो पहले था। इत्तेफाक से उसका नाम भी वही है। वो कोरिया वापस जाने वाली फ्लाइट में है, एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठा है। एक आदमी पास आता है और कहता है, वो मेरी माँ है, क्या मैं उनके बगल में बैठने के लिए सीट बदल सकता हूँ। वो विनम्रता से मना कर देता है। वो कोरिया वापस उतरता है और हमें पता चलता है कि उसने एयरपोर्ट पर क्या किया था। उसने एक युवक को दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना कि वो अपनी मां को धोखा देकर विमान में ही जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करा लेगा। घृणा महसूस करते हुए वू ने चुपचाप हस्तक्षेप किया और बूढ़ी महिला की जमीन को उसके लालची बेटे की योजना से बचाने में मदद की। बाद में हम वुजू की दादी पिल से मिलते हैं। वो अपने पोते को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करती हैं और हमेशा उसे अपने पास चाहती हैं। उसे घर आने और घर का बना खाना खाने के लिए कहती हैं। वो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, मैं बाद में आऊँगा दादी, मुझे अभी कुछ काम है। उसका जीवन सरल है लेकिन स्वतंत्र है। वो पूरे कोरिया की यात्रा करता है, कैंपिंग करता है, नई जगहों पर जाता है और सुंदर तस्वीरें खींचता है, उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। यात्रा उसे शांति देती है। मेरी और उसके मंगेतर वुजू का तलाक हो गया है।
वुजू ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन मेरी ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वो सोच रही है कि क्या किया जाए। वुजू मान लेता है कि उसने अपनी माँ को बता दिया है। मेरी कहती है, नहीं, उसे कुछ मत बताना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी की माँ वुजू को रोजाना स्वादिष्ट खाना भेजती थी और उसे बहुत पसंद करती थी। तभी वुजू को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वो पूछती है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही हूँ। वो कहता है, मेरे पास बॉस का मैसेज आया है, मुझे जाना होगा, और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। मेरी कहती है, जाकर मर जाओ कुत्ते, और उसे धक्का दे देती है। वो भाग जाता है और मेरी गुस्से में चिल्लाने लगती है। वो बहुत सारा पैसा कमाने, अमीर बनने और नए लड़कों को डेट करने की योजना बनाकर अपनी भड़ास निकालने का फैसला करती है। लेकिन 5 साल के रिश्ते को भूलना इतना आसान नहीं है। बेचारी लड़की रोने लगती है। हम अपने हीरो वुजू को उस होटल से निकलते हुए देखते हैं जहां वो रुका हुआ था। होटल का मालिक कहता है, मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया था, और आप कब लौटेंगे? मुझे यहाँ आपका रहना अच्छा लगा। वो कहता है, अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं आपके लिए ब्रेड लाऊंगा जो दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि हमारी बेकरी दुनिया भर में मशहूर है। हम वाकई उसकी बेकरी देखते हैं जिसे वू की दादी चलाती हैं, जो इसकी मालकिन है। हम यहाँ वू की चाची और उनके बेटे यांगसू को भी देख सकते हैं। बेकरी की मालकिन को अब सर्वश्रेष्ठ बेकरी का पुरस्कार मिल रहा है। मेरी घर आ गई है और कागजों पर हस्ताक्षर करने के बारे में सोच रही है। अचानक एक महिला पुलिस के साथ आती है। हमें पता चलता है कि पूरी इमारत एक धोखाधड़ी है। मालिक अमेरिका में रहता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इमारत के लिए जिम्मेदार था उसने नकली दस्तावेज बनाए, लोगों को संपत्तियां बेची और सारा पैसा लेकर भाग गया। अब मेरी को इमारत खाली करनी होगी क्योंकि इसका असली मालिक आ गया है। मेरी तुरंत वुजू को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है, क्योंकि वुजू ने ही मेरी को ये घर खरीदने में मदद की थी। मेरी का सारा पैसा इसमें लग गया था और उसने अपनी माँ का पैसा भी खर्च कर दिया था। वो अब मदद की भीख मांग रही है। मुझे अपने वकील दोस्त का नंबर दो, कृपया उससे मेरे लिए बात करो। उसे मदद करनी चाहिए क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और उसने अपनी माँ का सारा पैसा इस भर पर खर्च कर दिया है। लेकिन वुजू की गर्लफ्रेंड उसे मना करने के लिए कहती है। वुजू मना कर देता है और फोन काट देता है। हमें पता चलता है कि ये 5 साल का रिश्ता था, लेकिन वो अब मदद नहीं कर रहा है। वो एक ऐसी लड़की के प्रभाव में आ गया है जिसे वो केवल 4 दिनों से जानता था। मेरी अपने दुख में जमकर शराब पीती है। उसकी माँ फोन करती है और पूछती है, वुजू कहाँ है? मैंने उसके लिए खाना बनाया है, मैं इसे हमेशा की तरह भेजना चाहती हूँ। मेरी कहती है कि वो व्यस्त है और उन्हें कुछ भी न भेजने के लिए कहती है। उसकी माँ को शक हो जाता है और पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, सड़क पर लड़खड़ाते हुए। तभी हमारे हीरो वुजू की कार उससे टकरा जाती है। वो बाहर आता है और पूछता है कि आप ठीक हैं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मेरी मना कर देती है। वुजू उसके साथ नंबर बदलता है और कहता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं मुझे फ़ोन करें, मैं आपके इलाज का भुगतान करूँगा, मैं फ़ीस दूंगा। जब मेरी उसका नंबर सेव करती है तो उसके फ़ोन पर वुजू नाम आता है। वो चिल्लाती है, तुम वहीं रुक जाओ, और उसे अपना मंगेतर समझकर गुस्से में उसे पीटने लगती है। तुमने मेरा फ़ोन क्यों नज़रअंदाज किया? वो हैरान होकर सोचता है कि ये कौन है। मेरी बार बार नकद 100 मिलियन की मांग करती है। वो उसकी कार में चढ़ जाती है और उसे बाहर निकालने के लिए लाते मारने लगती है, और वो उसे पागल समझकर कार से बाहर धकेल देता है। इस संघर्ष के दौरान उनके बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। मेरी चिल्ला रही है कि उसने उसे धोखा दिया, उसकी माँ का पैसा खो दिया और अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। उनका सारा पैसा चला गया है। अब मैं क्या करूँगी? अनजाने में वो एक कैक्टस पर बैठ जाती है। वुजू कहता है, शायद आप गलत जगह बैठी हैं, और वो देखती है कि कांटे कहाँ चुभे हैं। बेचारी लड़की बहुत दर्द में है। वो उसे अस्पताल लाता है जहां उसे कांटे निकालने के लिए मुंह के बल लेटाया जाता है। डॉक्टर जिन वहां है। नर्सें भी बेचारी लड़की का मजाक उड़ा रही हैं। देखो, इसने शराब पी और कहीं बैठ गई, अब ये कहीं बैठने लायक नहीं रहेगी। मेरी ये सुन लेती है और उसे काफी बुरा लगता है। हम डॉक्टर जिन और वू को बात करते हुए देखते हैं। वे बचपन के दोस्त हैं। डॉक्टर जिन पूछती हैं, क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मुझे बताओ। लेकिन वू कहता है, नहीं नहीं, मैं आज ही सड़क पर उससे मिला हूँ। डॉक्टर जिन वू से पूछती हैं कि क्या वो कॉफ़ी के लिए चलना चाहता है? वू मान जाता है। तभी उसकी नज़र लंगड़ाते हुए बाहर जाती मेरी पर पड़ती है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसे अपनी कार में बिठाने में मदद करता है। मेरी कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं टैक्सी ले सकती थी। वो कहता है, अगर तुम उस तरह टैक्सी में बैठी होती तो सोचो ड्राइवर तुम्हारे बारे में क्या सोचता। बेचारी मेरी। ये एक बहुत ही मज़ेदार दृश्य है। 1 मिनट के लिए मुझे समझ नहीं आया कि वो उस तरह क्यों बैठी थी। फिर मुझे याद आया, अरे हाँ, उसे कैक्टस चुभा था, इसलिए वो सीधी नहीं बैठ सकती। वो अब उसे अपना मंगेतर समझने और अपना गुस्सा निकालने के लिए माफ़ी मांगती है। अब सुबह हो गई है।
वो नदी में जाकर खड़ी होती है और कहती है, देखो सूरज हर दिन उगता और डूबता है, लेकिन मेरे जीवन में कभी खुशी नहीं आती। मैं सब कुछ कैसे ठीक करूंगी? फिर उसे भूख लगती है। वो वुजू से पूछती है, क्या हम कुछ खाने चल सकते हैं? वुजू कहता है, अहन नहीं, मुझे अब काम है, और उसे उसके घर छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है, दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सीधी लेटती है। वो जल्दी से अपने पेट के बल पलट जाती है और मन ही मन सोचती है कि उसने ये सब करके गलत किया। हम एक कंपनी को वेडिंग कपल फेस्टिवल आयोजित करते हुए देखते हैं, जहां एक नवविवाहित जोड़े को लकी ड्रॉ के माध्यम से एक अमीर इलाके में बहुत ही आलीशान घर दिया जाएगा। हर कोई बहुत खुश है। घर उसे दिया जाएगा जिसका नाम निकाला जाएगा। जोड़े खुशी से भरे हुए हैं। ये घर कौन दे रहा है? कंपनी के सीईओ सेउंग्यान। लेकिन ये एक फर्जी लकी ड्रॉ है। सेउंग्यान ने पहले ही उस व्यक्ति का नाम एक कार्ड पर लिख दिया है जिसे घर मिलना चाहिए। उसे मोड़कर अपनी आस्तीन के नीचे छिपा लिया है। वो जार से नाम निकालने का नाटक करता है। फिर वो अपनी आस्तीन से अपना कार्ड गिराता है और उसे उठा लेता है, लेकिन अचानक वो कार्ड फर्श पर गिर जाता है। जेमिनाई ने कहा कि वो कौन सा था उसे नहीं पता और वो उसे ढूंढने लगता है। फिर उसे मुड़े हुए कोने वाला दूसरा कार्ड दिखता है। वो सोचता है कि ये उसका कार्ड होगा। वो उसे उठाता है और नाम पढ़ता है और उसका दिमाग चकरा जाता है क्योंकि उस पर एक अलग नाम लिखा होता है। हम मैरी को देखते हैं जो सो रही है जब उसे एक फ़ोन आता है। उसने लकी ड्रॉ में घर जीत लिया है। मैरी को याद आता है कि जब वो अंगूठी खरीद कर वापस आ रही थी तो उसकी टक्कर एक टेडी बियर से हुई थी। आपको याद होगा कि शुरू में उस टेडी बियर ने उसे एक फॉर्म दिया था और उसने मज़े के लिए उसे भर दिया था, लेकिन उसने फॉर्म का कोना भी मोड़ दिया था। अब वो किस्मत से जीत गई है। वे उससे शादी के सबूत के साथ दस्तावेज मांगते हैं। उसके पास सबूत नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसका तलाक अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है क्योंकि कागजात अभी भी उसके पास है और उसने उन पर हस्ताक्षर करके जमा नहीं किए हैं, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं है। इसका मतलब है कि वो कानूनी रूप से अभी भी शादीशुदा है। इसलिए वो जल्दी से अपना तलाक का मामला ऑनलाइन रद्द कर देती है और घर के सारे दस्तावेज भेज देती है। मैनेजर सेक्रेटरी से पूछता है, हमें घर कब सौंपना है? मैरी ने सारे दस्तावेज भेज दिए हैं, लेकिन चूंकि उसका पति कोरिया में नहीं रहता है इसलिए वो घर लेने अकेली आएगी। सेक्रेटरी कहता है, नहीं, उससे कहो कि उसे अपने पति को साथ लाना होगा, वरना उसे घर नहीं मिलेगा। मैनेजर मैरी को सब कुछ बताता है। मैरी अब चिंतित है। वो अपने मंगेतर वुजू किज़ेरलेस को फ़ोन करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता, इसलिए वो एक वॉइसमेल भेजती है। लेकिन वुजू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना व्यस्त है कि वो बिना सुने ही मैसेज डिलीट कर देता है। मैरी बहुत उलझन में है कि क्या किया जाए। तभी उसे हमारे हीरो दू का मैसेज मिलता है, जिसमें पूछा गया है कि क्या वो आज डॉक्टर के पास गई थी। उसका नाम देखकर मैरी को एक विचार आता है। कंपनी ने नहीं देखा है कि वुजू कैसा दिखता है ना? तो अगले दिन वो उससे मिलने जाती है। वो पूछता है, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हो? मैरी कहती है, मैं जाऊंगी। तुम मुझे बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? वो कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ। मैरी कहती है, ठीक है, तो हम परसों मिले थे, क्या तुम मेरे पति बनोगे? ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। एपिसोड 1 यहीं समाप्त होता है और एपिसोड 2 की शुरुआत वो हीरो के बचपन के एक दर्दनाक सपने से होती है। सपने में वो एक पारिवारिक यात्रा के दौरान अपने पिता के साथ बहस कर रहा था, ठीक उससे पहले जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। हर कोई बेहोश था और वो ने पास से गुजर रही एक आकृति से मदद की भीख मांगे, लेकिन उस व्यक्ति ने, जिसकी पहचान नहीं दिखाई गई है, मदद करने से मना कर दिया। इस बीच मैरी वू के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ये सोचकर कि अगर वो एक अच्छा आदमी है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वो उसे फ़ोन करती है। वू ने उसका कॉन्टैक्ट नाम कैक्टस के रूप में सेव किया है। दृश्य वहाँ बदलता है जहाँ मैरी ने वू से पूछा था, क्या तुम मेरे पति बनोगे? वो हैरान है और पूछता है कि क्या वो पागल है। मैरी जल्दी से स्पष्ट करती है कि उसे एक स्टोर में एक छोटे से काम में मदद करने के लिए एक नकली पति की ज़रूरत है। वो कारण पूछता है। उसे संदेह है कि वो शॉपिंग पर जाना चाहती है, लेकिन मैरी उसे घर के बारे में बताने से बचती है। वो उससे कारण पूछना जारी रखता है। मैरी उसे बताती है कि कब और कहाँ मिलना है और उसे भुगतान करने की पेशकश करती है। वो मजाक में 100 मिलियन मांगता है, वही राशि जो उसने नशे में मांगी थी। मैरी कहती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है और उस रात के लिए माफ़ी मांगती है। वो फिर उसे कार में एक आदमी से बचाने की कल्पना करता है, जिसे मैरी चुप करा देती है। वो उसे धोखेबाज और जालसाज कहता है, मदद करने से मना कर देता है और जाने लगता है। मैरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चला जाता है। बेकरी में वो की दादी का सामना उसकी चाची और उसके पति से होता है। चाची गुस्से में है कि उसके बेटे युनसू को मार्केटिंग हेड के पद से हटा दिया गया और उसकी जगह वो को रख दिया गया।
गया। दादी बताती है कि ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। युनसू का प्रदर्शन सुस्त था, व्यवसाय को नुकसान हो रहा था और बदलाव जरूरी थे। वो शांति से चाची को याद दिलाती हैं कि उन्होंने मूल रूप से युनसू को चुना था, वो को नहीं। हम युनसू को लापरवाही से अपना फोन यूज करते और खाना खाते देखते हैं। उसकी माँ उसे बताती हैं कि उसे उसके पद से हटा दिया गया। युनसू जवाब देता है कि चिंता न करे, उसके पास पद संभालने के बाद वो को फेल करने की पहले से ही योजना है। युनसू के पिता आते हैं और चाची उन पर अपने बेटे का बचाव न करने पर चिल्लाने लगती हैं। चाचा दृढ़ता से कहते हैं कि व्यापार के मामले दादी का अंतिम फैसला है। डॉक्टर जिन सो रही हैं जब वू का फोन आता है। वो उत्साह में जान जाती है, अपना सिर टकराती है, जिससे पता चलता है कि वो उसे कितना पसंद करती है। वो उससे मिलने के लिए दौड़ती है। वो उसे ऑफिस के प्रमुख के रूप में अपनी नई भूमिका के बारे में बताता है, जो उसकी दादी द्वारा बनाया गया पद है। जिन कैक्टस वाली लड़की के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो पागल है और मुझे अपना पति बनने जैसी बकवास बातें करती रहती है। जिन उदास दिखती है और पूछती है कि क्या वो लड़की उसे पसंद करती है। वो इसे ये कहकर खारिज कर देता है कि उसने उसे केवल एक दिन के लिए अपना पति बनने के लिए कहा था। एक छोटी बच्ची उनके पास से दौड़ती हुई निकलती है, गिर जाती है और उसका भूरा टेडी बियर गिर जाता है। इससे वो को एक याद आती है। जब वो दुर्घटना के बाद बच्चा था तो एक लड़की पुलिस स्टेशन आई थी और जाने से पहले उसे वही टेडी बियर दिया था। वो जिन से पूछता है कि क्या सभी बच्चों के पास ऐसे टेडी होते हैं। जिन उसे याद दिलाती है कि वो उसका पहला क्रश था जिसने उसे वो दिया था। वो क्रश होने से इनकार करता है, सोचते हुए कि वो लड़की अब कहाँ है। दृश्य मैरी पर लौटता है, जिसे गार्ड्स द्वारा जबरन उसके घर से निकाला जा रहा है। जाने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण वो एक खेल के मैदान में बैठ जाती है। उसकी माँ का फोन आता है और वो अपने लिए और मैरी की बहन के लिए फ्लाइट बुक करने के लिए शादी की तारीख पूछती है। मैरी, जिसकी बहन अमेरिका में एक रेस्टोरेंट चलाती है और अच्छी अंग्रेजी बोलती है, अपनी माँ से कहती है कि अभी कुछ भी बुक ना करें, ये दावा करते हुए कि वुजू तारीख तय करने के लिए बहुत व्यस्त है। मैरी अपनी माँ से कहती है कि उसे उनसे तत्काल मिलना है। माँ पूछती है कि क्या उसका वुजू से झगड़ा हुआ है और रिश्ता बचाने के लिए उसे माफ़ी मांगने की सलाह देती है। वो अपना नया काम शुरू करता है। उसके चाचा उसे उसके कर्तव्यों के बारे में समझाते हैं और कर्मचारियों से उसका परिचय कराते हैं। चाचा फिर सीक्रेटली मीटिंग में युनसू से मिलते हैं, उसे दिन की मीटिंग के दौरान कुछ करने का निर्देश देते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि वो की चाची, चाचा और युनसू सभी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मीटिंग में वे अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय प्रभावशाली लोगों यानी इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग करने और एक डिजाइनर खोजने पर चर्चा करते हैं। वो को इस पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जाता है। वे उस डिजाइन कंपनी को फोन करते हैं जहां मैरी काम करती है। मैरी सामान्य से 10 गुना ज्यादा फीस मांगकर अपने सहकर्मियों को चौंका देती है। मैरी बताती है कि 2 घंटे पहले युनसी ने अपनी आवाज बदलकर उसे फोन किया था और उसे 10 गुना ज्यादा पैसे मांगने की सलाह दी थी, ये सुझाव देते हुए कि कंपनी फर्जी हो सकती है। उसका सहकर्मी इतनी बड़ी मांग को लेकर चिंतित है। जब ये अनुरोध वू तक पहुंचता है तो वो कीमत देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि वो व्यक्तिगत रूप से कंपनी के सीईओ से बात करेगा। इस बीच सेंगू लकी ड्रॉ में घर हारने से परेशान है और अपने सेक्रेटरी को अपने जूते से मारकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। वो सेक्रेटरी को अपना जूता साफ करने के लिए मजबूर करता है। सेंगू फिर से मैनेजर को फोन करता है, फिर से जोर देते हुए कि मैरी को घर पाने के लिए अपने पति को लाना होगा। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। कुछ महीने पहले सेंगू को शहर के मेयर का फोन आया था, जिन्होंने उनसे अपने भतीजे को अमीर टाउन हाउस देने का कहा था। उसके पिता को ये पता न चले कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। सेक्रेटरी ने नकली लकी ड्रॉ का विचार सुझाया था। सेंगू अब सेक्रेटरी को पीट रहा है क्योंकि वो योजना विफल हो गई। मैरी को अपने पति की जरूरत के बारे में संदेश मिलता है। वो इस स्थिति से डरी हुई है कि अगर वो एक नकली पति लाती है और पूर्व मंगेतर वुजू को पता चल जाता है तो बात बिगड़ सकती है। वो भाग जाती है। अगला दृश्य मैरी के पूर्व मंगेतर वुजू की माँ और बहन गिनोवा से परिचय कराता है। वे वुजू के लापता होने और मैरी के साथ उसके ब्रेकअप पर चर्चा कर रहे हैं। गिनोवा परेशान है कि वो मैरी की माँ के स्वादिष्ट भोजन को मिस करेगी। हालांकि माँ वुजू की नई अमीर गर्लफ्रेंड पर ध्यान केंद्रित करती है, इस उम्मीद में कि वो पैसे देगी, जो उनके लालच को दर्शाता है। वुजू अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि मैरी अपने पैसे वापस मांग रही है। माँ उसे मैरी को नजरअंदाज करने के लिए कहती है और वुजू पुष्टि करता है कि उसने उसे पहले ही हर जगह ब्लॉक कर दिया है। मैरी उनके घर पहुंचती है। वुजू की माँ तुरंत ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती है। मैरी से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है और उसे एक अयोग्य कॉलेज ड्रॉप आउट कहती है। उसे अपने पैसे के बिना चले जाने के लिए कहती है। मैरी माँ से कहती है कि वो पैसे के लिए नहीं आई
आई थी और उसे एहसास होता है कि वुजू घटिया है क्योंकि उसका परिवार भी वैसा ही है। माँ मैरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी उसका हाथ पकड़ लेती है और परिवार का रहस्य उजागर करने की धमकी देती है। पति ने एक टीचर का रेप किया था। माँ और गिनोआ डरी हुई हैं और मैरी ऐसे निकृष्ट परिवार से मुक्त होकर राहत महसूस करती है। मैरी को उसकी कंपनी से फोन आता है कि डिजाइन कंपनी का प्रतिनिधि वहां है और वो है। युनसू अभी भी साजिश करते हुए देखा जाता है। वो उसे कहता है कि उसे अनुबंध सुनिश्चित करना होगा या इस्तीफा देना होगा। वो को देखकर मैरी छिप जाती है, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद वो बाहर आती है और वो ठीक उसके सामने आ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी मुलाकात तय है। चूंकि वो के साथ एक कर्मचारी है, वे ऐसे अभिनय करते हैं जैसे वे पहली बार मिल रहे हो। वो अपने कर्मचारी को बाहर भेज देता है। मैरी अपनी फीस कम करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन तभी जब वो भर के सौदे के लिए उसका नकली पति बनने के लिए सहमत हो जाता है। वो उसे धोखेबाजी के लिए रिपोर्ट करने की धमकी देता है। मैरी पलटवार करती है कि अगर वो अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसकी कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान होगा। ये एक ऐसी आंकड़ा है जो उसने एक कर्मचारी को बोलते सुना था। वो शुरू में एक जालसाज की मदद करने से इनकार करता है, लेकिन उसे युनसू का एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें अनुबंध के बारे में पूछा गया है। अपनी दादी की उच्च उम्मीदों को याद करते हुए वो मैरी का पति बनने के लिए सहमत हो जाता है। मैरी उसे कार से लगी चोट को सबूत के तौर पर दिखाती है। अगला दृश्य उन्हें घर के प्रबंधन कार्यालय के बाहर दिखाता है। मैरी ने वू को सब कुछ बता दिया है और दस्तावेज भेज दिए हैं जिन्हें उसने पढ़ा और याद कर लिया है, जिसमें पूर्व मंगेतर वुजू के बारे में भी विवरण है। वो लुक को पूरा करने के लिए उसे चश्मा पहनाती है। मैरी मैनेजर से मिलती है। आईडी चेक के दौरान वो दावा करता है कि उसके पास अपनी आईडी नहीं है। वो सभी सवालों के सही जवाब देता है, फिर खड़ा हो जाता है और अपने डॉक्टर का फोन आने का नाटक करता है। वो जोर से घोषणा करता है कि उसे हवाई जहाज में एक बीमार व्यक्ति से गंभीर बीमारी हो सकती है और उसे परीक्षणों के लिए तुरंत अस्पताल भागना होगा। मैनेजर चिंतित है और सेक्रेटरी को बताता है। समारोह को जारी रखने के लिए वे मैरी और वो को मास्क पहनाते हैं और उनकी तस्वीरें लेते हैं। ये उनके चेहरे छुपाने की उनकी चाल थी। मैरी सफलतापूर्वक घर के दस्तावेजों और चाबियों पर हस्ताक्षर करवा लेती है। वो अस्पताल जाने का नाटक करते हुए भाग जाता है। सेक्रेटरी मैरी को घर दिखाने की पेशकश करता है। बाहर आकर वो को फिर से देखता है। वो दावा करता है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी और वो जल्दी लौट आया। सेक्रेटरी उन्हें महंगे विला के पड़ोस में ले जाता है जहां सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। युनसू और उसकी माँ भी पास में गाड़ी चलाते हुए देखे जाते हैं, जो अभी भी वू के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नए जोड़े को बड़ा सुंदर घर दिखाया जाता है। सेक्रेटरी पूछता है कि वो कब शिफ्ट होंगे। मैरी कहती है कि ये उनके ऑफिस से बहुत दूर है और वे इसे तुरंत बेचने की योजना बना रहे हैं। सेक्रेटरी घोषणा करता है कि वे इसे 3 महीने तक नहीं बेच सकते, जैसा कि दस्तावेजों में लिखा है, और उन्हें साथ रहना होगा। वो आगे कहता है कि वो उन पर नजर रखने के लिए किसी को काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि वो बगल वाले घर में उनका पड़ोसी है और रोज उनसे मिलने आएगा। मैरी और वो सहम जाते हैं। सेक्रेटरी के जाने के बाद वो भड़क जाता है और पूछता है कि उसे उसके साथ क्यों रहना पड़ रहा है और आज़ाद होने की मांग करता। वह उसे अंगूठी वापस दे देता है और जाने की कोशिश करता है। बाहर वो चिल्लाने के लिए माफ़ी मांगने के लिए उसे फ़ोन करता है। तभी एक कार रुकती है जिससे उसकी चाची और युनसू बाहर निकलते हैं। युनसू वू से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है कि वो एक दोस्त से मिल रहा था। मैरी उसकी माफ़ी नहीं सुन पाने के कारण हेलो हेलो पुकारते हुए घर से बाहर आती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेक्रेटरी प्रकट होता है और वो से पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। चाची ये सुन लेती है और मैरी भी सबको आमने सामने लाते हुए पास आ जाती है। एपिसोड 2 यहीं समाप्त होता है। एपिसोड 3 शुरू होने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें। मैंने इसे परफेक्ट बनाने के लिए बहुत समय लगाया है। साथ ही सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए आखिरी 3 इमोजी छोड़ें। एपिसोड 3 की शुरुआत में हीरो मैरी को छिपने के लिए चुपके से इशारा करता है। मैरी पहले उसके इशारे को हेलो समझने की गलती करती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है और छिपने के लिए दौड़ती है। इस प्रक्रिया में उसका फ़ोन गिर जाता है। सेक्रेटरी पास में वू की पत्नी को देखने का जिक्र करता है। वो जल्दी से इसे खारिज कर देता है, ये कहते हुए नहीं नहीं मेरे साथ आओ, चलो टहलने चलते हैं, और सेक्रेटरी को अपनी चाची से एक दोस्त के रूप में मिलवाते हुए ले जाता है। चाची को एक वस्तु छिपाते हुए देखा जाता है जिसका महत्व अभी अज्ञात है। मैरी अपना फ़ोन निकालने की कोशिश कर रही है जब चाची की कार पास आती है, जिससे मैरी को भागना पड़ता है। चाची सड़क पर बजते हुए एक फ़ोन पर ध्यान देती हैं। उन्हें मैरी का फ़ोन मिलता है जिस पर मैरी की माँ का फ़ोन आ रहा है। चाची उसे उठाती हैं और मालिक की तलाश करती हैं। कुत्ते के घर के अंदर पैरों की एक जोड़ी देखती हैं। डरी हुई वो करीब जाती हैं और मैरी अजीब व्यवहार के साथ एक ज़ॉम्बी की तरह अभिनय करते हुए अपना फ़ोन वापस मांगती हैं। चाची डरी हुई फ़ोन सौंप देती हैं और भाग जाती हैं। युनसू से पूछती हैं कि क्या वो लड़की ज़ॉम्बी थी। युनसू सुझाव देता है कि इलाके में हर कोई पागल होगा।
उसी पल घर का कुत्ता प्रकट होता है और उन्हें डराकर भगा देता है। उस रात वो मैरी को फ़ोन करता है और पूछता है कि वो कहाँ थी। मैरी हंसती है लेकिन ये जाहिर नहीं करती कि वो कुत्ते के घर में छिपी थी। वो पूछती है कि वो लोग कौन थे और वो पुष्टि करता है कि वो उसके परिवार के सदस्य थे। वो फिर मैरी से कहता है कि सौदा खत्म हो गया है, हमारे रास्ते अलग हैं, मैंने तुम्हारा काम किया, तुमने मेरा, हम अब इससे आज़ाद हैं। इस बीच वू की दादी की सेहत बिगड़ रही है। डॉक्टर जिन और उनके डॉक्टर पिता उन्हें देखने आते हैं। जिन दादी के हाई ब्लड प्रेशर को नोट करती हैं और आराम करने और कम तनाव लेने की सलाह देती हैं। दादी प्यार से जिन को बड़ा होते देखने को याद करती हैं और उसकी देखभाल की सराहना करती हैं। वो फिर जिन से कहती हैं कि उसे शादी कर लेनी चाहिए और पूछती हैं कि क्या उसे कोई लड़का मिला है। जिन के पिता बीच में बोलते हैं कि वो वू को पसंद करती है। जिन अपनी भावनाओं की पुष्टि करती हैं और दादी प्रसन्न होती हैं। वो वू के साथ शादी तय करने के लिए सहमत हो जाती हैं, लेकिन पहले वो जिन से अपनी भावनाओं को वू के सामने स्वीकार करने के लिए कहती हैं। वो कंपनी पहुंचता है और जंग नाम की एक नई कर्मचारी से मिलता है जो स्पष्ट रूप से उसे पसंद करती है। जंग वू को रात के खाने पर आमंत्रित करती है, भुगतान करने की पेशकश करती है और वू स्वीकार कर लेता है। वो फिर युनसू से मिलता है जो हैरान है कि वू ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और पूछता है कि क्या वो मैरी को पहले से जानता था। ये जानने की मांग करता है कि उसने ये कैसे किया। वो उसे जानने से इनकार करता है और सुझाव देता है कि अगर युनसू इतना इच्छुक है तो वो खुद उससे पूछे। हम योंगू युनसू के पिता को एक अत्यधिक भरोसेमंद कर्मचारी के साथ मिलते हुए देखते हैं। कर्मचारी उनके पास दौड़ता है और खुलासा करता है कि जिस कंपनी के साथ वे सहयोग कर रहे हैं वो एक धोखाधड़ी है और उसने बड़ी रकम गबन की है। योंगू कर्मचारी से कहता है कि वो किसी को न बताए, उसे आश्वासन देता है कि वो इसे संभाल लेगा और कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाएगा। कर्मचारी खुश है। मैरी रहने के लिए एक नई सस्ती जगह की तलाश में है क्योंकि वो विला में अकेले नहीं रह सकती और उसके पास महंगे डिपॉजिट के लिए पैसे नहीं हैं। वो अपनी सहेली को अपने साथ रहने के लिए बुलाती है, लेकिन सहेली मिलिट्री में शामिल हो गई है। मैरी फिर एक होटल का पोस्टर देखती है जिसमें सस्ते कमरे दिए जा रहे हैं। वो उस रात न्यूनतम राशि का भुगतान करके चेक इन करती है। वो एक आदमी को देखती है जो गैंगस्टर जैसा दिखता है और उसे घूर रहा है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती है और सो जाती है। अगली सुबह मैरी जल्दी तैयार होती है और काम के लिए अस्पताल जाती है। जैसे ही वो निकल रही होती है, जिन उसे देखती है और कहती है वो कैक्टस वाली लड़की है और उसे एक तरफ ले जाती है। जिन मैरी से पूछती है कि रात में एक खतरनाक जगह पर उसे कैक्टस के कांटे कैसे चुभे। मैरी झूठ बोलती है कि जब वो घर जा रही थी तो ये एक अचानक दुर्घटना थी और वू ने उसकी मदद की, उसके इलाज के लिए भुगतान किया और उसे घर छोड़ा। जिन पुष्टि करती है कि वो एक अच्छा इंसान है जो सबकी मदद करता है। फिर पूछती है कि मैरी ने उसे अपना पति बनने के लिए क्यों कहा। मैरी चौंक जाती है कि वो ने उसे बता दिया और जल्दी से कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। जिन कहती है कि वो एक करीबी दोस्त है और वे सब कुछ साझा करते हैं। मैरी पूछती है कि क्या वो ने उसे कुछ और बताया, लेकिन जिन मना कर देती है। मैरी उत्पाद की पैकेजिंग और डिज़ाइन की योजना बनाने के लिए वो और उसकी कंपनी के साथ एक मीटिंग में शामिल होती है। मैरी की प्रस्तुति उत्कृष्ट है और हर कोई उसके प्रस्ताव से सहमत है। कुछ कर्मचारी मैरी को रात के खाने पर आमंत्रित करते हैं। रात के खाने पर योंग वू से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिससे वो इनकार करता है। योंग पूछता है कि क्या वो शादी करेगा और वो कहता है कि अभी वो नहीं जानता। बातचीत शादी और घरों की ओर मुड़ जाती है। एक महिला कर्मचारी एक पुरुष कर्मचारी से कहती है कि उसे सुपरमार्केट लकी ड्रॉ में घर जीतना चाहिए था, ये जिक्र करते हुए कि विजेता की घोषणा हो गई है, और सुझाव देती है कि वे ऑनलाइन चेक करें। वो और मैरी सहम जाते हैं। वो और मैरी पागलों की तरह कर्मचारियों का ध्यान मेन्यू से हटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुरुष कर्मचारी विजेता की तस्वीर देखने में कामयाब हो जाता है और चिल्लाता है कि जोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। वो उसे रोकने के लिए जल्दी से उसके मुंह में खाना ठूस देता है। वो इतना शराब पी लेता है कि वो बुरी तरह नशे में है। महिला कर्मचारी उसके पास आती है और उसे सबके खाने के पैसे देने के लिए कहती है। वो फिर खुद खाने के पैसे देता है। बाहर महिला कर्मचारी नशे में मैरी को अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करती है ताकि उसका फायदा उठा सके। वू को उसके इरादे पता है। वो उसे रोकता है, मैरी को अपनी कार में बिठाता है और उसे दूर ले जाता है। महिला कर्मचारी गुस्से में है कि मैरी चली गई, कहती है कि वो मैरी से भुगतान करवाना चाहती थी। कार में नशे में मैरी को जिन की बातें याद आती है और जिन को उनकी बातचीत के बारे में बताने के लिए वो पर गुस्सा होती है। वो उसका पता पूछता है। मैरी उसे होटल का नाम बताती है और बेहोश हो जाती है। वो उसे होटल तक और 5वीं मंजिल तक ले जाता है। मैरी फिर बताती है कि वो अपना की कार्ड रेस्टोरेंट में भूल गई है। वो उसे इंतजार करने के लिए कहता है और स्पेयर कार्ड नीचे जाता है। मैरी उठ जाती है, लेकिन वो नीचे जाने से पहले उसे सुलाने में कामयाब हो जाता है। वो मालिक के साथ लौटता है और दरवाज़ा खोलता है।
वो कमरे की गंदगी देखकर चिंतित है। वो मालिक को आईने में गंदी नज़रों से मैरी के पैरों को घूरते हुए देखता है। वो मालिक को जाने के लिए कहता है। वो कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन नीचे उसे एहसास होता है कि वो अपनी कार की चाबियां ऊपर छोड़ आया है। वो मैरी को फ़ोन करता है और केवल उसकी चीखें सुनता है। वो वापस ऊपर दौड़ता है और देखता है कि होटल का मालिक उसके पैरों के पास बैठा है। जाहिर है कुछ अनुचित करने वाला है। वो मालिक को मारना शुरू कर देता है। मैरी वो पर चिल्लाती है, पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझाते हुए कि मालिक उसके लिए खाना लाया था, उसके पैरों पर गिर गया था और वो केवल उसे साफ कर रहा था। मालिक वो को कमरे से बाहर निकाल देता है। मैरी, जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, भूखी है। वो पूछता है कि उसने रेस्टोरेंट में ठीक से खाना क्यों नहीं खाया, बजाय इंस्टेंट नूडल्स ऑर्डर करने के। मैरी बताती है कि उसने भुगतान कम रखने के लिए बहुत कम खाया था और अब उसे भूख लगी थी। वो देखता है कि हील्स की वजह से मैरी के पैर जख्मी है। वो उसके पैरों को साफ करता है और पट्टी बांधता है। ये महसूस करते हुए कि उसके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, वो सीधे विला ले जाता है। वो उसे शांत रहने और लाइट बंद रखने की चेतावनी देता है ताकि सेक्रेटरी को पता न चले कि वो वहां रहती है। मैरी सारी लाइट बंद रखने के लिए सहमत हो जाती है। इस बीच वू के चाचा उस कर्मचारी को फोन करते हैं जिसने धोखाधड़ी का खुलासा किया था। वे उसे इतनी बड़ी धोखाधड़ी पकड़ने के लिए बधाई देते हैं और उसे उपहार के रूप में एक ड्रिंक देते हैं। गाड़ी चलाते समय और ड्रिंक पीते समय कर्मचारी का एक घातक कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये साफ है कि चाचा ही धोखाधड़ी कर रहे हैं और सबूत मिटाने के लिए कर्मचारी को मार डाला। अगली सुबह मैरी नए विला में जागती है। वो बाहर जाती है और सेक्रेटरी को देखती है और छिप जाती है। सेक्रेटरी ऑफिस जाता है और अपने बॉस सेओंगयान को बताता है कि उन्हें अगले हफ्ते मैरी के नए घर पर एक पीआर इवेंट आयोजित करना होगा, जहां रिपोर्टर सेओंगयान को लोकप्रिय बनाने के लिए जोड़े को फिल्माएंगे। सेओंगयान सहमत हो जाता है। सेक्रेटरी मैरी को सूचित करता है कि तारीख अगले हफ्ते के लिए तय हो गई है और उसे और उसके पति को घर पर होना चाहिए। वू के चाचा दादी को वफादार कर्मचारी की मौत की सूचना देते हैं। दादी का दिल टूट गया है क्योंकि कर्मचारी वफादार था और सालों तक उनके लिए काम किया था। वे अंतिम संस्कार में जाना चाहती है, लेकिन उनकी खराब सेहत उन्हें रोक देती है। चाचा जाने की पेशकश करते हैं और सार्वजनिक रूप से लोते हुए देखे जाते हैं, भले ही वे मौत की साजिश करने वाले क्यों न हो। हम सेक्रेटरी को दौड़ते हुए देखते हैं। उसे अपने बॉस सियोंग की चेतावनी याद आती है कि अगर पीआर इवेंट विफल रहा तो वो सेक्रेटरी का घर और कार छीन लेगा। हमें एहसास होता है कि सेक्रेटरी का आलीशान जीवन उसके बॉस के गंभीर उत्पीड़न और यातना के साथ आता है। वो गुस्से में दौड़ता है, डॉक्टर जिन के पास से गुजरता है जो उसे देख रही है। उस रात मैरी घर आती है और सोने के लिए सारी लाइट बंद कर देती है। एक मच्छर दिखाई देता है। मैरी उसे मारने के लिए ताली बजाती है, लेकिन लाइट सेंसर आवाज को पकड़ लेता है और लाइट चालू कर देता है। सेक्रेटरी बाहर है। वो लाइटों को चालू और बंद होते देखता है और दरवाज़ा बजाता है। मैरी घबराहट में दरवाज़ा खोलती है। सेक्रेटरी मैरी को इलाके के लिए एक वाहन पंजीकरण फॉर्म देता है। मैरी फिर शिकायत करती है कि लाइट बंद नहीं होंगी। सेक्रेटरी घर में प्रवेश करता है और उसे दिखाता है कि लाइटें सेंसर कंट्रोल हैं और ताली बजाकर बंद की जा सकती हैं। वो पूछता है कि पति का कोई सामान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। मैरी झूठ बोलती है कि उसके पति की एक छोटी कंपनी में नाइट जॉब है और उनका सामान अभी ऊपर पैक है। सेक्रेटरी चला जाता है। मैरी तुरंत वू को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है, जिसमें ताली वाली घटना शामिल है। वो पूछता है कि उसने ताली क्यों बजाई, क्या होता अगर मच्छर उसे काट लेता। अगले दिन मैरी और वो एक वेडिंग फोटोशूट के लिए स्टूडियो जाते हैं। वे ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि विला में होने वाले पीआर इवेंट के लिए उनके पास सबूत रहे और वे पकड़े न जाएं। वे वास्तव में शादीशुदा न होते हुए भी शादी की तस्वीरें खिंचवाते हैं। वहाँ का माहौल काफ़ी रोमांटिक हो जाता है और तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। स्टूडियो के बाहर डॉक्टर जिन अपनी सहेलियों के साथ फोटोशूट के लिए पहुंचती है। जब उडू जल्दी में वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो जिन उसे देख लेती है। उडू छिप जाता है और मारी को भी अपने साथ अंदर खींच लेता है, लेकिन जिन दरवाज़ा खोलती है और पुकारती है, उडू क्या तुम यहाँ हो? जब जिन अंदर एक जोड़े को किस करते हुए देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो जोड़ा उडू और मारी थे जो पकड़े जाने से बचने के लिए किस करने का नाटक कर रहे थे। एपिसोड 3 यहीं समाप्त होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में युंग शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाती है क्योंकि उसने उस जोड़े को देख लिया था। हालांकि वो उनकी पहचान नहीं कर पाई थी। वो अपनी सहेलियों को बताती है जो जाकर देखने का सुझाव देती है, लेकिन युंग उन्हें वहां से ले जाती है। अंदर मारी और उडू अपने इस अचानक और अनियोजित कदम की वजह से बहुत शर्मीले और शर्मिंदा महसूस करते हैं। मारी उडू के होंठ पोंछती है। अगले दिन वे विला में अपनी नकली शादी की तस्वीरें लगा रहे होते हैं और हथौड़ा मांगने के लिए सेक्रेटरी के घर जाते हैं।
सेक्रेटरी उन्हें हथौड़ा देता है और उडू से उसके काम के बारे में पूछता है, ये बताते हुए कि मारी ने कहा था कि उडू रात में काम करता है। उडू इस बात की पुष्टि करता है। सेक्रेटरी उन्हें टहलने के लिए बुलाता है, लेकिन वे मना कर देते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार जताते हुए वहां से चले जाते हैं, जैसे कि वे एक आदर्श जोड़ा हों। सेक्रेटरी उन्हें काफी देर तक देखता रहता है। ऑफिस में युंग उडू को घूर रही है। वो अपने सहकर्मी और सुन्नी को बताती है कि उसने उडू को शादी के फोटोशूट में देखा था। वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि वो सिंगल है। युंग कहती है कि वो उनके चेहरे नहीं देख सकी क्योंकि वे किस कर रहे थे, लेकिन लड़की साइड से मारी जैसी लग रही थी। पास में बैठी मारी डर से कांप रही है। वे तीनों जांच करने के लिए फोटो स्टूडियो फोन करने का फैसला करते हैं। तभी उडू वहां पहुंचता है और युंग स्टूडियो फोन करना शुरू करती है। एक मीटिंग के बाद उडू मारी को भरोसा दिलाता है कि चिंता न करे, क्योंकि उसने स्टूडियो में अपना नकली नाम दिया था। मारी को राहत मिलती है, लेकिन वो अभी भी उस किस को लेकर शर्मिंदा है। उडू उसे चिढ़ाता है कि उसका किस तो हल्का था, लेकिन वो खुद उस पर झपट पड़ी थी। मारी कहती है कि ऐसा युंग की आने की वजह से हुआ था। उडू उसे उसके कपड़े देता है जो वो पीछे छोड़ आई थी। फिर वो मारी से एक मदद मांगता है। उसकी दादी मारी के काम से बहुत प्रभावित हैं और उससे मिलना चाहती हैं। मारी खुश होती है और अपनी सहेलियों को बताती है, जो कहती हैं कि दादी एक बहुत अच्छी इंसान है। दादी चाचा से अंतिम संस्कार के बारे में पूछती हैं। चाचा झूठ बोलता है कि मृत कर्मचारी एक बड़ा धोखेबाज था, जिसने चोरी और जुआ खेलकर बहुत सारा पैसा गवा दिया था। वो कहता है कि वो उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी हादसा हो गया। दादी को इस पर संदेह होता है, लेकिन चाचा जोर देता है कि उन्हें सच छिपाना चाहिए। एक पारिवारिक डिनर पर दादी यूनू को मृत कर्मचारी का पद देती हैं और कहती हैं कि वो उस परिवार की मदद करना चाहती हैं। चाची इस पर आपत्ति जताती हैं और कहती हैं कि वो आदमी अपनी लापरवाही और शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण मरा। सब उडू की ओर देखते हैं, जिसके माता पिता की मृत्यु भी इसी तरह हुई थी। उडू उदास हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। दादी चाची को डांटती हैं। यूनू कहता है कि उडू बहुत भावुक और डरपोक है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि बचपन में उडू सड़क पर मदद मांग रहा था जब एक टैक्सी रुकी थी, जिसमें एक छोटी लड़की और उसके पिता थे। टैक्सी ड्राइवर की बेटी ने उडू को अपने जन्मदिन पर अपना टेडी बियर दिया था। जब दादी और चाचा वहां पहुंचे तो उडू उनकी तरफ भागा। वो लड़की वहां से गायब हो गई और अपना टेडी बियर वहीं छोड़ गई। उडू ने देखा कि वो लड़की बाहर रो रही थी, क्योंकि उडू अब अकेला था। वर्तमान में मारी उस अनचाहे किस को सोचकर शर्मिंदा और दोषी महसूस कर रही है। डॉक्टर जिन ऑनलाइन उडू को प्रपोज करने के लिए जगह ढूंढ रही है। वो उडू को मिलने के लिए फ़ोन करती है। उडू मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन की जिद पर वो मान जाता है। जिन बहुत खुश होती है। फिर जिन अस्पताल में विला के मालिक सोनियान के बारे में पूछताछ करती है। स्टाफ बताता है कि वो बीमारी का नाटक कर रहा है और दिन भर गेम खेलता है। सेक्रेटरी वहाँ खाना लेकर पहुँचता है, जिसे जिन देख लेती है। मारी और उडू विला में सजावट कर रहे हैं। उन्होंने मैचिंग कपड़े पहने हैं। वे रिपोर्टर के सवालों के जवाबों का अभ्यास करते हैं कि वे कैसे मिले और उनकी शादी कब हुई। मारी उडू को बताती है कि उसके पूर्व प्रेमी यानी पुराना उडू ने उसके सारे पैसे और उसकी मां की जमा पूंजी हड़प ली थी। एक फ्लैशबैक में उसे अपने पूर्व मंगेतर से मिलने का दृश्य दिखता है। उडू नायक उसे समझाता है कि उसे पछताना नहीं चाहिए और जल्द ही उसे एक सही जीवन साथी मिलेगा। मारी की मां उसे बार बार फोन कर रही है कि वो पूर्व मंगेतर के घर खाना लेकर जा रही है। पूर्व मंगेतर उडू अपनी प्रेमिका जेनी के साथ छुट्टी मना रहा है और शेयर बाजार में हुए घाटे से परेशान है। उसे जेनी के फोन पर एक संदिग्ध मैसेज दिखता है। सेक्रेटरी मारी को फोन करके बताता है कि सुनियान की यात्रा रद्द हो गई है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में एक आदमी को पीटने के मामले में फंस गया है। सेक्रेटरी उस आदमी को रिश्वत देकर मामला रफा दफा करता है। उडू और मारी को पता चलता है कि मालिक नहीं आ रहा है। उडू जाने के बजाय मारी के काम के बारे में चर्चा करने बैठ जाता है। उडू स्वीकार करता है कि उसे कभी प्यार नहीं हुआ। मारी को विश्वास नहीं होता और वो उसे तकिए से मारती है, लेकिन पास आने पर तुरंत माफी मांगती है। जिन उडू को फोन करके पूछती है कि वो कहाँ है, क्योंकि उन्हें मिलना था। उडू डेट भूल गया था। दुखी होकर जिन अकेले बार में पीने जाती है। सेक्रेटरी भी वहीं होता है। जिन उसे सुनाती है कि वो इतने बुरे इंसान सोनियान के लिए काम क्यों करता है। मारी की माँ सियोल पहुंच जाती है और उसे फोन करती है। उडू मारी से कहता है कि वो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करे और वो खुद उसकी माँ को रोकने जाएगा। मारी की माँ पहले ही पूर्व मंगेतर के घर पहुंच चुकी होती है, जहां वे उसे अपमानित करके बाहर निकाल देते हैं और उसका खाना सड़क पर बिखेर देते हैं। उडू वहां पहुंचता है, खुद को मारी का सहकर्मी बताता है और उसकी माँ की मदद करता है। वो उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ता है और मारी की माँ उससे कहती है कि वो मारी को ये सब ना बताए। उडू माँ का लाया हुआ खाना मारी के घर पहुंचाता है। उडू की बहन गिनोआ मारी को झूठ बोलती है कि उसकी माँ की वजह से उनकी माँ कोमा में चली गई है।
ऊडू दुखी मारी को दिलासा देता है। रात को मारी अपनी माँ को सब सच बता देती है कि उसने अपना घर खो दिया है। माँ उसे सावधान रहने को कहती है और अपने पूर्व दामाद की फोटो फाड़कर खुशी से नाचती है कि उसकी बेटी उससे आज़ाद हो गई। मारी खुशी खुशी अपनी माँ का बनाया खाना खा रही होती है जब माँ का फ़ोन आता है कि उनका पर्स शायद ऊडू की गाड़ी में रह गया है। ऊडू को पर्स में एक पुरानी फ़ोटो मिलती है जिसमें वही छोटी लड़की है जिसने उसे बचपन में टेडी बेयर दिया था। ऊडू को समझ आता है कि मारी ही वो लड़की है। वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन अभी तक उसने ये सच नहीं बताया है। इसी बीच धोखेबाज पूर्व प्रेमी सियोल वापस आ जाता है और मारी को फ़ोन करने लगता है। एपिसोड 4 यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में पूर्व प्रेमी मारी को मिलने के लिए बुलाता है। डरी हुई मारी उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। ऊडू मारी को पर्स लौटाने के लिए फ़ोन करता है। ऊडू की दादी चाहती हैं कि वो उनका बिजनेस संभाले और अपने पिता का नाम रोशन करे। अगले दिन मारी ऑफिस जाने के लिए छिप कर निकलती है, लेकिन सेक्रेटरी उसे देख लेता है। वो ऊडू के बारे में पूछता है। मारी झूठ बोलती है कि वो बहुत व्यस्त है। सेक्रेटरी ऊडू की कंपनी में दादी से मिलने जाता है। वहाँ चाचा ऊडू का परिचय सेक्रेटरी से कराते हैं। लिफ्ट में ऊडू बहुत घबरा जाता है। वो सेक्रेटरी से विनती करता है कि वो उसकी शादी की बात किसी को ना बताए क्योंकि वो बहुत गरीब है। तभी लिफ्ट खुलती है और सामने मारी खड़ी होती है। दोनों मिलकर नाटक करते हैं कि मारी वहाँ अपना पर्स लेने आई थी। ऊडू एक योजना बनाता है कि वे रोज़ एक दूसरे को अपडेट देंगे ताकि उनके झूठ पकड़े ना जाएं। वे एक नए शादीशुदा जोड़े की तरह व्यवहार करने लगते हैं। दूसरी तरफ पूर्व प्रेमी को पता चलता है कि जेनी उसे केवल इस्तेमाल कर रही थी। उसे एहसास होता है कि केवल मारी ही उससे सच्चा प्यार करती थी। बाद में मारी अपनी सहेली के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है जहां ऊडू भी बैठा होता है। मारी की सहेली ऊडू की तारीफ करती है, जबकि मारी अपने बचपन के उस हीरो को याद करती है जिसने उसकी जान बचाई थी। ऊडू ये सुनकर खुश होता है कि मारी अभी भी उसे याद करती है। अस्पताल में सुनियान डिस्चार्ज होने से मना कर देता है। बाद में ऊडू और जिन डेट पर होते हैं। ऊडू जिन से पूछता है कि वो पीछे से कैसा दिखता है। जिन समझ जाती है कि ऊडू को कोई लड़की पसंद आ गई है। ऊडू स्वीकार करता है कि उसे वो कैक्टस गर्ल पसंद है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि ऊडू को पता चला था कि मारी के पिता की मौत के लिए मारी की माँ ऊडू के परिवार को जिम्मेदार मानती थी। इसी डर से ऊडू उसे सच नहीं बता रहा है। अस्पताल में मालिक सेक्रेटरी का बहुत अपमान करता है। सेक्रेटरी अपना गुस्सा दबा लेता है। ऊडू के जन्मदिन और उसके माता पिता की पुण्यतिथि पर घर में बहस होती है। चाची ऊडू को ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। ऊडू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन असल में एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो एक्सीडेंट चाचा ने जायदाद के लिए करवाया था। मारी ऊडू को जन्मदिन की बधाई देती है और उसे रात के खाने पर घर बुलाती है। वे साथ में खाना खाते हैं और एक इंद्रधनुष देखते हैं। ऊडू मन ही मन दुआ करता है कि मारी की हर ख्वाहिश पूरी हो। मारी फिसलकर ऊडू पर गिरती है और जैसे ही ऊडू उसे किस करने वाला होता है, पूर्व प्रेमी वहां आ जाता है और उन्हें देख लेता है। इसी समय पूर्व मंगेतर मारी और हीरो ऊडू को छत पर गले लगते देखता है, जिससे उसे झटका लगता है। वो ऊडू को पहचानने की कोशिश करता है और देखता है कि मारी ऊडू को किस करने ही वाली थी, लेकिन पूर्व मंगेतर को देखकर रुक गई। मारी अपने पूर्व प्रेमी को यहाँ देखकर भ्रमित और डरी हुई है। वो ऊडू को बताती है कि उसने अपने पूर्व प्रेमी को ब्लॉक कर दिया था और अगर उसे घर और उनके रहस्य के बारे में पता चला तो वो निश्चित रूप से समस्या पैदा करेगा और उनकी व्यवस्था का खुलासा कर देगा। उसे डर है कि अगर उसने अपनी माँ और बहन को बता दिया तो वे घर ले लेंगे और वो बेघर हो जाएगी। ऊडू उसे चिंता न करने के लिए कहता है, लेकिन मारी को अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए घर बेचना होगा। इस बीच जिन और सेक्रेटरी उसी रनिंग स्पॉट पर हैं जहां जिन दूसरों को सेक्रेटरी के बारे में बात करते हुए सुनती है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन और डीलर है जिसने कई घर बेचे हैं। दौड़ के दौरान एक लड़की को दिल का दौरा पड़ता है और वो गिर जाती है। डॉक्टर होने के नाते जिन तुरंत सीपीआर शुरू करती है। एक आदमी दृश्य को रिकॉर्ड करने लगता है और टिप्पणी करता है कि जिन उस स्थिति में कैसी दिख रही है। सेक्रेटरी ये सुन लेता है, जिन पर अपना जैकेट डालता है और उस बदतमीज आदमी को भगा देता है। मारी अपने प्रोडक्ट और पैकेजिंग डिज़ाइन का डेमो दे रही है जिसे हर कोई पसंद करता है। जिस लड़की को दिल का दौरा पड़ा था उसे एम्बुलेंस ले जाया जाता है। जिन ने नोटिस किया कि उसने जो जैकेट पहनी है वो सेक्रेटरी की है और उसे वापस करने के लिए उसे ढूंढने जाती है।
वो सेक्रेटरी को उस आदमी को पीटते हुए पाती है जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। आदमी अपने निर्दोष दोस्त को दोष देने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि दोस्त ने उसे रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। सेक्रेटरी को सच्चाई पता है और उसे एहसास होता है कि दोस्त एक गरीब लड़का है जो अक्सर अपने अमीर दोस्त की गलतियों का इल्जाम अपने ऊपर लेता है, जिससे सेक्रेटरी अपने बॉस के अधीन अपनी भूमिका को जोड़कर देखता है। पूर्व मंगेतर ऊडू मारी के ऑफिस पहुंचता है। मारी को ऊडू के पहले कहे शब्द याद आते हैं, अगर तुम मुझे दोबारा देखो तो मुझसे वो पूछना जो तुम चाहती हो। और वो पूर्व मंगेतर से पूछती है कि वो क्या चाहता है। वो कहता है कि वो केवल उसे देखने आया है और अपने रोमांटिक अतीत के बारे में बात करने लगता है। मारी कहती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे जाने के लिए कहती है। वो पूछता है कि क्या वो रविवार को खाली है, लेकिन मारी कहती है कि वो हफ्ते के 7 दिन काम करती है। वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो मारी को नहीं भूल सका, ये स्वीकार करते हुए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था लेकिन केवल मारी के बारे में सोचता था। वो झूठ बोल रहा है, चाहता है कि मारी उसे माफ कर दे और रिश्ते में वापस आ जाए, लेकिन कई बार दिल टूटने के बाद मारी मूर्ख नहीं बनती। वो स्पष्ट रूप से कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है जो उसके बुरे समय में उसके साथ था और उसे जाने के लिए कहती है। मारी की कंपनी वीआईपी ग्राहकों को प्रिंटेड प्रोडक्ट्स और डिज़ाइन भेज रही है। डिज़ाइनर को प्लेन में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा खराब होने का खतरा पैदा हो जाता है। वे जल्दी से उन उत्पादों को वापस लाने की योजना बनाते हैं जो डिलीवरी के लिए भेजे जा चुके हैं। ऊडू के नेतृत्व में टीम डिलीवरी को रोकने में सफल रहती है, जिससे एक टीम लीडर के रूप में ऊडू की क्षमता का पता चलता है। पूर्व मंगेतर पागलों की तरह मारी को फोन कर रहा है, ये सोचकर कि उसने उसे ब्लॉक क्यों किया। ऊडू की बहन गिनोवा उसे बताती है कि मारी को फोन करना बंद करे, ये जिक्र करते हुए कि उनकी मां ने मारी की मां को उनके घर से निकाल दिया, जो उसे मजेदार लगा। ये सुनकर पूर्व मंगेतर मान लेता है कि मारी अपनी मां के अपमान के कारण नाराज है और उसे ढूंढने जाता है। मारी ऊडू के साथ चर्चा कर रही है कि पूर्व मंगेतर से घर को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उसे अंततः पता चल ही जाएगा। घबराई हुई मारी ऊडू को गले लगाती है और वो उसे थाम लेता है। वे साथ में सहज महसूस करते हैं। वे ऑफिस से निकलते हैं और पूर्व मंगेतर, जो पार्किंग में अपनी कार में इंतजार कर रहा था, उनका पीछा करता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे विला क्षेत्र तक उनका पीछा करते हैं, लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिलता। वो दावा करता है कि वो एक रिश्तेदार से मिलने आया है। ऊडू मारी को दरवाजे पर छोड़ता है, लेकिन तभी सेक्रेटरी आ जाता है, जिससे मारी और ऊडू को साथ में घर में घुसना पड़ता है। सेक्रेटरी बाहर ही रुक जाता है, इसलिए ऊडू को एहसास होता है कि उसे लंबे समय तक अंदर रहना होगा। ऊडू घर में चीजें ठीक करना शुरू कर देता है। मारी टिप्पणी करती है कि वो एक अच्छा पति बन रहा है, जिससे ऊडू शर्मा जाता है। गलती से शावर चालू हो जाता है, जिससे ऊडू भीग जाता है। वे अपने कपड़े बदलते हैं और अगले दिन साथ में लंच करने की योजना बनाते हैं। ऊडू अगली सुबह निकलता है। पूर्व मंगेतर उसे देख लेता है और उसे उस आदमी के रूप में पहचानता है जिसे मारी किस करने वाली थी। मारी कचरा फेंकने बाहर आती है। पूर्व मंगेतर आता है और चिल्लाने लगता है, पूछता है कि वो आदमी कौन था और उसने उसके फोन का जवाब क्यों नहीं दिया। वो सवाल करता है कि उसे इतना महंगा घर कैसे मिला जब वो किराए पर रहती थी। मारी झूठ बोलती है कि घर उसकी सहेली का है और वो केयरटेकर है। पूर्व मंगेतर को विश्वास नहीं होता और वो घर में घुस जाता है, उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है। मारी उसके पाखंड से दंग है। फिर वो अपनी मां के मारी की मां के प्रति व्यवहार के लिए माफी मांगता है और उससे दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड बनने की भीख मांगता है। मारी उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जिद करता है और उनकी शादी की फोटो देख लेता है। वो पूरी तरह हैरान है। मारी लाइट बंद करने के लिए ताली बजाती है और उसे बाहर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन संघर्ष में पूर्व मंगेतर गिर जाता है और घायल हो जाता है। उन्हें एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है और उसकी देखभाल के लिए एक गार्जियन की जरूरत है, वरना चोट और खराब हो सकती है। दादी इस बात से बहुत खुश है कि ऊडू ने कंपनी में संकट को कितनी अच्छी तरह से संभाला। चाचा गुस्से में प्रतिक्रिया करता है। चाचा फिर मृत कर्मचारी की पत्नी को बाहर देखता है। वो कुछ दस्तावेजों के साथ मालिक से मिलना चाहती है। वो दादी से मिलती है और उन्हें वित्तीय रिपोर्ट दिखाती है। चाचा ने कर्मचारी से गबन से जुड़े इन फर्जी दस्तावेजों को गुप्त रखने के लिए कहा था। चाचा घबरा गया है और अमेरिका में एक महिला को फोन करता है जिसे उसकी मिस्ट्रेस माना जाता है और उससे अपने खाते साफ करने, सभी दस्तावेज जलाने और अमेरिका में अपने रेस्टोरेंट और स्टोर बंद करने के लिए कहता है, जहां वो गबन का पैसा भेज रहा था। एक बच्चा फोन उठाता है और कहता है, हेलो डैडी।
जिससे चाचा के छिपे हुए परिवार की पुष्टि होती है। ऊडू वित्तीय रिपोर्ट मांगते हुए पहुंचता है। चाचा कॉफी का सुझाव देता है और जानबूझकर दस्तावेजों पर कॉफी गिरा देता है, बाद में उन्हें साफ करने का वादा करता है। अस्पताल में मारी को पूर्व मंगेतर की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ और बहन छुट्टी पर गई हैं और उसका पिता जेजू द्वीप पर छिपा हुआ एक बलात्कारी है। पूरा परिवार भ्रष्ट है। पूर्व मंगेतर मारी से पूछता है कि अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो उसकी मदद क्यों कर रही है। मारी प्यार करने से इनकार करती है, लेकिन वो खाना मांगता है। जिन सेक्रेटरी का जैकेट वापस करने जाती है। लड़ाई में उसे देखने के बाद वो अभी भी उसके बारे में जानने को उत्सुक है। वो कुछ फलों के रस के साथ जैकेट वापस करती है और उसे बताती है कि वो अच्छा लड़ता है। सेक्रेटरी बताता है कि वो एक अम्यूजमेंट पार्क में गार्ड था। जिन उसे धन्यवाद देती है और ड्रिंक के लिए चलने का सुझाव देती है। ऊडू लंच के लिए मारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो नहीं आती। वो उसे फोन करता है और वो माफी मांगती है कि वो भूल गई और एक दोस्त के साथ अस्पताल में है। ऊडू कहता है कि ठीक है, फिर जिन उसे फोन करके अपने साथ लंच करने के लिए कहती है। ऊडू मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो उसके अस्पताल आएगा क्योंकि उसके पास समय कम है। जब वो पहुंचता है तो वो मारी और पूर्व मंगेतर को साथ में देखता है। पूर्व मंगेतर मारी को करीब खींच रहा है और ऊडू का मजाक उड़ा रहा है। ऊडू गुस्से में है। वो पूर्व मंगेतर को पकड़ता है और उसे कमरे के अंदर खींच लेता है। मारी झूठ बोलने के लिए ऊडू को माफी मांगती है, लेकिन ऊडू को गहरा दुख हुआ है। वो उससे कहता है कि जब वो खाली हो तो उसे फोन करे। फिर ऐसे आदमी की देखभाल करने के लिए उस पर भड़क जाता है, पूछते हुए कि वो उस पर इतना गुस्सा क्यों है। ऊडू चिल्लाता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकता। एक सन्नाटा छा जाता है। एपिसोड 6 यहीं समाप्त होता है। 7वां एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला खत्म हुआ था। ऊडू मारी से अपने प्यार का इजहार करता है। मारी पूछती है कि वो उसमें क्या पसंद करता है। ऊडू कहता है कि उसे सब कुछ पसंद है। मारी याद दिलाती है कि वो तलाकशुदा है और उसका अमीर परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऊडू उसे अपने परिवार को भूलने और बस उसे डेट करने के लिए कहता है। उसका ख्याल रखने का वादा करता है। मानसिक रूप से तनावग्रस्त मारी शादी, बढ़ती ज़रूरतें और बच्चे होने की चिंता करती है, जिनमें बहुत सारा पैसा चाहिए। वो ऊडू के महंगे कपड़ों की ओर इशारा करती है और सवाल करती है कि वो पैसे कैसे बचाता है। ऊडू उसे आश्वासन देता है कि वो पैसे बचाता है, ये समझाते हुए कि उसने आज महंगे कपड़े सिर्फ इसलिए पहने क्योंकि वो मुझसे मिल रहा था। जब मारी पूछती है कि वो कहाँ रहता है तो ऊडू कहता है कि वो अपनी दादी के साथ रहता है और पूछता है कि क्या वो मारी के साथ उसके घर रह सकता है। मारी मना कर देती है। ऊडू उसे आश्वासन देता है कि चिंता न करे, वो उसके साथ या उसके घर के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मारी कहती है कि उसका मतलब वो नहीं था, लेकिन वो बहुत परेशान और भ्रमित है। ऊडू उसे सब कुछ भूलकर उसके साथ अस्पताल से चलने के लिए कहता है। इस बीच पूर्व मंगेतर मारी को फोन करता रहता है। जब वो उसे देखता है तो वो एक पैर पर उसकी ओर उछलते हुए चिल्लाता है, बेबी प्लीज मेरी मदद करो, ये आदमी कौन है। ऊडू कहता है कि वो मारी का दोस्त है। पूर्व मंगेतर कहता है कि उसने मारी के साथ बिताए इतने सालों में ऊडू को कभी नहीं देखा। ऊडू सच बताकर बदला लेता है कि मारी उसकी नौकरानी है जो उसके बड़े घर की देखभाल करती है और वो उससे कुछ काम के लिए मिला था। पूर्व मंगेतर मारी से मिलने के बहाने बनाने पर उस पर सवाल करता है। मारी उन्हें रोकती है और पूर्व मंगेतर को बताती है कि ऊडू उसका ऑफिस का सहकर्मी है। ऊडू और मारी फिर पूर्व मंगेतर को उठाकर बिस्तर पर लेटा देते हैं और उसे चिल्लाता हुआ छोड़ देते हैं। मारी को फिर कुछ काम के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, जिसके बाद ऊडू वापस जाता है और पूर्व मंगेतर की पिटाई करता है। दूसरी ओर दादी अपने मैनेजर को मृत कर्मचारी की पत्नी द्वारा लाई गई फाइलों पर जल्दी से जानकारी जुटाने का आदेश देती हैं, जिसे चाचा सुन लेता है।